ओके, क्या तो नाम था बच्ची का? आयुषी, नहीं रोशनी। रोशनी आप ना एक बार थोड़ा सा ये रखना कि कितने लोग एंटर कर रहे हैं क्लास में हमारे, ठीक है? मैं लास्ट में आपसे पूछ लूंगी, जैसे अभी जस्ट एक ने किसी ने एंटर किया था, आई डोंट नो कि वो बायो के स्टूडेंट है या मैथ्स के, ठीक है? तो एग्जाम में जो आपका ये वेटेज ले रहा है वो ले रहा है 3 क्वेश्चन, दैट मीन्स योर 12 मार्क्स। एंड 12 मार्क्स जो है बहुत ही अपने आप में एक जिसे कहते हैं गेम चेंजर रख लेते हैं, ठीक है? चैप्टर भी सिंपल है, बहुत ज्यादा कहानी इस चैप्टर में नहीं है। मोस्टली क्या आपको डील करना है चैप्टर में, पूरा का पूरा जो है हमारा जो चलेगा भाषण काइंड ऑफ, ठीक है? लाइक व्हाट, चैप्टर का नाम क्या है मैम हमारा? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। व्हाट द नेम ऑफ द चैप्टर? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इससे पहले अभी हमने कौन सा चैप्टर खत्म किया? हमने मैम चैप्टर जो खत्म किया दैट वाज ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हमने मैम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ा? हमने मेल सेक्स ऑर्गन्स पढ़े, ठीक है? फीमेल सेक्स ऑर्गन्स पढ़े। उसके अलावा हमने मैम क्या बोलते हैं, क्या पढ़ा था कि गैमीट्स का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, ठीक है? दोनों में, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में। फिर हमने क्या पढ़ा मैम? मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ा। उसके अलावा क्या पढ़ा आपने? पार्चुरेशन के बारे में, फर्टिलाइजेशन, पहले फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा। देन हमारा प्रेगनेंसी, और फिर हमारा प्रेगनेंसी एंड देन हमारा पार्चुरेशन, दैट इज डिलीवरी ऑफ बेबी। ये मेन टॉपिक थे हमारे इस चैप्टर के। हाँ जी मैम, यही मेन हमारे टॉपिक थे। अब मैं आपको इस चैप्टर में उसका नाम क्यों ले रही हूँ मैम, ठीक है? मुझे शौक नहीं है, बट आपको क्या करना है, पूरा का पूरा रिलेट कराना है। कैसे मैम? क्योंकि हम लोगों ने ये चैप्टर के बारे में तो पढ़ लिया, व्हाट डू यू थिंक कि ये सारा जो चीजें हैं, ठीक है, हमें पता है कि ये मैम नेचुरल है, ठीक है? ये सारी चीजें नेचुरल है, बट आर दीज नेचुरल थिंग्स इन नाउ डेज नॉर्मल? क्या सारे स्टेप्स जो हैं, सारे के सारे स्टेप्स नॉर्मल हैं आज के टाइम पे? अगर हम देखें तो पुराने जमाने की बात छोड़ दो, अभी के लिए हमारे पास अगर देखो, क्या कोई भी ऐसा पर्टिकुलर सोसाइटी है जहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर मेल को कोई भी काइंड ऑफ सेक्सुअल डिसीज में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, या फीमेल्स को नहीं हो रही है, या सब जितने भी पर्टिकुलर जो सोसाइटी है सब में क्या बोलते हैं, लेडीज जो है और जो जेंट्स है उनमें प्रॉपर गैमीट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजिली वो कंसीव कर पा रहे हैं, प्रेग्नेंट हो पा रहे हैं और बेबी को डिलीवर कर पा रहे हैं? क्या ऑल दीज थिंग्स आर नॉर्मल? नहीं मैम, अगर हम आज की चीजें लेके चले तो ऐसी चीज नहीं है, ठीक है? थिंग्स आर चेंजिंग, और वो क्या हो रही है? एबनॉर्मल हो रही है। तो एबनॉर्मल हो रही है का मतलब क्या हुआ कि इनमें क्या आ रही हैं? प्रॉब्लम्स आ गई हैं, दे आर सफरिंग विद सम काइंड ऑफ डिसीजेस। अब ये डिसीजेस जो हैं, हमको क्या करना है, बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटेजीज जो हैं, जो गवर्नमेंट ने और प्लस हमारे जो है हॉस्पिटल्स हैं मेडिकल वाले, ठीक है, उन्होंने वो लेके आए हैं, जिससे क्या है, इन सारी चीजों को हम बहुत हद तक, या कह लो 90% ऑफ द केसेस में हम उसे रिजॉल्व कर लेते हैं। करेक्ट? यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दिस। हर एक की क्या है, बहुत सारे वो जो है अलग अलग प्रॉब्लम्स निकल रही है। तो दिस चैप्टर विल बी डीलिंग विद दिस कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स का ओरिजिन कैसे हुआ, उसकी वजह से क्या क्या डिसीज हो रही हैं, और अब गवर्नमेंट कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज लेके आई। गवर्नमेंट, गुड इवनिंग दीपक जी, कहाँ रह गए थे आप? गवर्नमेंट का जो ये लाने का फंडा है ना, वो क्या है, क्योंकि हमें क्या करना है, अगर आपको पता हो कि इंडिया व्हेन इट वाज इन द ईयर अराउंड 1950, उस टाइम पे इंडिया का जो पॉपुलेशन था वो बहुत ज्यादा नहीं था, इंडिया का पॉपुलेशन वाज नॉट वेरी मच। तो गवर्नमेंट ना एक चीज लेके आई थी अराउंड 1951 में, सबसे पहला, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे पहले इंडिया ही जो हमारी थी, फर्स्ट कंट्री थी जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का इंपॉर्टेंस लोगों को बता रही थी। अब अंडर दैट प्रोग्राम, क्या नाम था उसका? फैमिली प्लानिंग, ठीक है? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के तहत इंडिया ने सारे के सारे वर्ल्ड में सबसे पहला इनिशिएटिव लिया था रिगार्डिंग व्हाट? रिगार्डिंग द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है ना? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ? क्या मतलब है इस बात का मैम? क्यों पढ़ रहे हैं हम ये चैप्टर? ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों में क्या है, ठीक है, इस वजह से क्या है, वो अपनी जो ये प्रॉब्लम्स हैं लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं, बट दिस शुड नॉट बी दैट।
मतलब ठीक है, एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोगों के साथ आप रख लो कि हाँ आप अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस नहीं कर सकते, बट डिस्कस दैट विद योर फ्रेंड्स या किसी ऐसे से जो आपको लगता है आपको इस चीजों में फिगर आउट करना है। क्यों? क्योंकि हमें ना हमारे पास अभी भी बहुत सारे जो है मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत सारे भ्रम हैं, पुराने रिचुअल्स हैं, कस्टम्स हैं जो लोग आज के टाइम पे भी फॉलो कर रहे हैं। तो उससे कोप अप करने के लिए हमको ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अगर आप पढ़ो ना, अगर हम WHO की बात माने तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है कि इट इज अ टोटल वेल बीइंग इन, क्योंकि ह्यूमन की बात है तो ह्यूमन वर्ड नहीं लिखना है, ठीक है। इट इज अ टोटल वेलबींग इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, वेदर इट इज फिजिकल, वेदर इट इज इमोशनल, वेदर इट इज इन बिहेवियरल और योर सोशल। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है मैम, हमें डेवलप करना है एक हेल्दी सोसाइटी। हेल्दी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए ये जो काम है दैट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। ये चारों एस्पेक्ट्स जो है वो हमारे फुलफिल होने चाहिए। चलिए जी, वही चीज जो मैंने अभी जस्ट आपको बोली वही मैंने यहाँ पे रिटर्न फॉर्म में दी है। फिजिकल, बिहेवियरल, इमोशनल एंड सोशल, सारे के सारे एस्पेक्ट्स जो हैं हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को क्या करते हैं, बताते हैं या काउंट करते हैं। बट ये जो हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, ह्यूमन जो है उनमें अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या हुआ? रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्लियरली हुआ मैम कि जो रिप्रोडक्शन के ऑर्गन्स है दे नीड टू बी हेल्दी। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है दे नीड टू बी हेल्दी। हेल्दी का मतलब क्या हुआ कि वो नॉर्मल फंक्शन करते हुए होने चाहिए, दे शुड बी फंक्शनिंग नॉर्मली, ठीक है। एंड इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट विल बी द रिप्रोडक्शन, क्या बोलते हैं, इट्स रिजल्ट विल बी डेवलपमेंट ऑफ अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। क्या ये बात आप लोग लिख के आ सकते हो अगर आपके में क्वेश्चन आता है एग्जाम में? तो प्राची जी क्या हो गया, गाथा लग रही है? अरे मैम क्या रामायण सुना रहे हो आप, ठीक है। बट क्या कर सकते हैं, बस 2 लेक्चर्स कर लो, 2 लेक्चर्स में ये पूरी गाथा मैं खत्म कर दूंगी। आज आधा चैप्टर विल बी ऑन मंडे या ट्यूसडे जब भी आपकी क्लास है, और हम आ जाएंगे जेनेटिक्स पे, ठीक है। चलो जी, बस आज के लिए झेल लो थोड़ा सा। आगे आ जाइए, कहानी। कहानी आगे क्या है कि अभी जस्ट मैंने आपको, जब हम लोगों ने समरी चैप्टर की स्टार्ट की उस टाइम पे मैंने आपको बता दिया। एक तो आज मैं ज्यादा तेज नहीं बोल पा रही क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ऐसी खांसी हो रही है कि बैंड बजा देगी मेरी अभी पूरा, फिर माइक वाइक मुझे बंद करना पड़ेगा। इंडिया ने सबसे पहले इनिशिएट किया था फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम इन द ईयर 1951। रीजन भी मैं आपको जो है बता चुकी हूँ कि क्या रीजन था हमारा, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन थी दैट वाज वेरी लो। बट अब कहानी बीच में क्या हुआ कि बीच में गवर्नमेंट ने एक और प्लान चलाया, ये तो था फैमिली प्लानिंग, ठीक है। दूसरा प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ने चलाया दैट वाज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। क्या नाम है इसका? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। थोड़ा सा ध्यान से सुनना क्योंकि आज की क्लास में हमारी 10 मिनट पहले हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले वाली क्लास भी 10 मिनट पहले हो गई थी। तो वी विल बी डूइंग क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो, और वो भी कौन से, ठीक है, नीट वाले जो PYQs होते हैं। तो ध्यान से सारी चीजें लेते हुए चलना। चलो, अब कौन सा था? पहले फैमिली प्लानिंग, देन हमारा रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के तहत हमको क्या करना था कि हमारी पॉपुलेशन जो थी दैट वाज वेरी लेस। और आपको पता होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर कंट्री जो कि अभी अभी क्या है, आजाद हुआ है, क्योंकि 1947 के लगभग इंडिया को आजादी आजादी मिली थी, ठीक है। तो उस टाइम पे अगर आपकी पॉपुलेशन इज वेरी लो, ठीक है, अगर आपका पॉपुलेशन जो है वो बहुत लो है, तो क्या आप ग्लोबली ऐसे वर्ड्स लिख के आना, इकोनॉमिकली स्टेबल हो पाएंगे? बोलिए जी। ग्लोबली इकोनॉमिकली स्टेबल हो पाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ? ग्लोबली मतलब कि वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कहाँ से आती है? पैसा, ठीक है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है मैम हमारे पैसे से, ठीक है। बट हमारे पास जब पॉपुलेशन ही नहीं है, पॉपुलेशन ही बहुत कम है, तो लोग काम कहाँ करेंगे? कौन पढ़ेगा? आपको पता है ना कि पहले टाइम पे इसीलिए जो क्या बोलते हैं 10th भी किए होते थे उनको भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाता था, पता है ये बात, है ना। दैट टू अच्छी पोस्ट वाला गवर्नमेंट जॉब मिल जाता था। और प्लस जो 8th भी किए होते थे उनको भी जो ये छोटे मोटे क्लर्क एंड ये सब वाली जो जॉब्स हैं वो मिल जाते थे, जिनके लिए आज के टाइम पे लोग कितना स्ट्रगल करते हैं, ठीक है।
तो ये वही कहानी थी कि इंडिया को अपने आप को इकोनॉमिकली स्टेबल दिखाने के लिए क्या करना था, पॉपुलेशन को रेज करना था। तो दैट वाज द बिग टारगेट फॉर इंडिया। तो इंडिया ने क्या करना स्टार्ट किया कि वो सारे प्रोग्राम्स लेके आए जिससे कि पॉपुलेशन बढ़े। अब कहानी ये हुई कि पॉपुलेशन ने बढ़ना तो स्टार्ट किया, और वो इस लेवल पे स्टार्ट किया कि अब वो रुकने का नाम नहीं ले रही। ठीक है, अब अगर आपको पता हो तो इंडिया इस टाइम पे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री है। उन्होंने चाइना को बहुत आराम से पछाड़ दिया है। चाइना का जो पॉपुलेशन है दैट इज 1.4 बिलियन, राइट, और इंडिया का जो है दैट इज 1.4.2 बिलियन। ठीक है, ये मतलब रिसेंटली न्यूज है। चलिए जी, वापस आ जाइए इस पे। हाँ, दूसरा हमारा कौन सा था, फैमिली प्लानिंग वाला क्यों इनिशिएटिव लेना जरूरी था वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा है हमारा आरसीएच। ठीक है, आरसीएच की क्या कहानी है, इसकी कहानी भी कहाँ पे समझेंगे हम, जस्ट 1 सेकेंड, छोटू कर दो इसको थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। इसका कहानी क्या है आरसीएच का, आरसीएच का कहानी क्या है पूरा का पूरा, आप इसका अगर आपको फुल फॉर्म याद है, क्या फुल फॉर्म है इसका, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ठीक है, व्हाट दैट मीन मैम, और इसका जरूरत क्यों पड़ा। ये जो पीस था ये हमारा अभी करंट वाला जो है उसमें चल रहा है। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर में क्या हुआ कि जो जितने भी हमारी ये प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, जितने भी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, ठीक है, उनका टेक केयर कैसे किया जाए। ठीक है, प्री डिलीवरी ऑल्सो, जिसको हम क्या कहते हैं प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल। ठीक है, अभी आप वर्ड देखेंगे, प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल के बेबी होने से पहले उनकी केयर कैसे करनी है, एंड बेबी होने के बाद उनकी केयर जो है वो कैसे करनी है। प्लस साथ ही साथ क्या बेबी भी जो है उसकी भी केयर हमें कैसे करनी है। जैसे बहुत सारे जो मिथ्स हैं, मतलब कि अफवाहें हैं, जो झूठ हैं, जो लोग पहले जमाने के मानते थे। जैसे आपको पता होगा कि पहले जमाने में घर में जो है दाइयां ही आके बेबीज को डिलीवर करा देती थी, एंड दे यूज टू से कि बेबी को स्टार्टिंग में जो है गाय वाय का दूध देना, एंड जो मदर मिल्क है वो मत देना। लैक्टेशन के लिए मना करती थी, मतलब वो दूध को नहीं देने देती थी, क्योंकि वो जो मिल्क होता है उनके अकॉर्डिंग वो क्या था, रुका हुआ मिल्क होता है या थमा हुआ मिल्क होता है। बट बाद में जब पढ़ाई की गई तो हमारा चीजें क्लियर हुई कि दैट पर्टिकुलर मिल्क इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम, एंड इट इज हाईली रिच इन व्हाट, एंटीबॉडीज। एंड बेबी क्योंकि हमारा नया एक्सपोजर में आया है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, उसके लिए वो मिल्क जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, दूसरा हमारा कौन सा प्रोग्राम था, पहला हमारा फैमिली प्लानिंग और दूसरा हमारा रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ एंड केयर प्रोग्राम। ठीक है मैम, वी गॉट टू अंडरस्टैंड दैट दोनों क्या है। अब आ जाओ जी फिर से, देखो फिर से वही बात है, बस मैंने थोड़ा लिख के समझाया तो आप भी एक बार देख लो कि इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम प्रॉब्लम्स में एंड स्ट्रेटजीज में क्या था कि इंडिया ने इनिशिएट किया था फैमिली प्लानिंग इन द ईयर 1951। क्यों, क्योंकि उसे डेवलप करना था रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। ठीक है मैम, वी आर क्लियर विद दिस। उसके बाद जो अभी करेंटली आ रहा है, करेंटली जो है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर जो आया है, उसके थ्रू इन जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, ये जो है आरसीएच ये एक हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट का प्रोग्राम है। बट उसे सिर्फ गवर्नमेंट ही जो है वो रन नहीं करवा रही है, गवर्नमेंट के साथ साथ बहुत सारे ऐसे एनजीओ भी हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि गवर्नमेंट का हेल्प करते हैं इन प्रोग्राम्स को सक्सेसफुली रन करवाने के लिए। ठीक है, अब वो कैसे करवाते हैं मैम, वो मैम आपने देखा होगा टीवी में एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं बहुत सारे, हम दो हमारे दो, एंड इन सब चीजों के, प्लस वही बच्चे को कैसा करना चाहिए, माँ और बच्चे का दोनों का ख्याल रखना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए एंड ऑल दैट, सबके जो है ऑडियो एंड विजुअल्स जो है आजकल के टाइम पे अवेलेबल है। प्लस जो बहुत ज्यादा है प्रिंट मीडिया भी, मतलब बड़े बड़े से बैनर्स में विद राइटिंग एवरी ईच एंड एवरी रिक्वायर्ड डिटेल्स, वो सारी चीजें जो है उसमें लिखा जाता है। ठीक है, एंड जो है उसके बैनर्स लगा दिए जाते हैं सो दैट आते जाते लोगों की नजर पड़े, एंड दे नीड टू बी व्हाट, अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, कि गवर्नमेंट की कौन सी प्रोग्राम्स कौन सी पॉलिसीज चल रही हैं। ठीक है, काफी हद तक इनकी हेल्प जो है गवर्नमेंट की वो फैमिली रिलेटिव टीचर्स और फ्रेंड्स कर सकते थे, बट वही अगेन कौन सा वर्ड आ जाता है इंडिया में, शाइनेस। ठीक है, बट अगर हम थोड़ा सा एक बात ओपनली बोलें तो बायो के स्टूडेंट में जो होता है ना शाइनेस, थोड़ी सी जो है काफी हद तक खत्म हो जाती है। ठीक है, उनको फर्क नहीं पड़ता। चलिए जी, अब आ जाता है क्या हमारा कहानी अगला, कि ये ठीक है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है
बायो का एक फायदा तो ये है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और प्रॉब्लम्स जो हैं उनसे हमने कैसे डील करना है, ठीक है, कहाँ से वो ओरिजिनेट हुई, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा। हमने अभी जस्ट जो प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ा, तो वो क्या प्रोग्राम क्या कर रहा था, दैट वाज गिविंग द अवेयरनेस अबाउट द रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स। रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट, जितने भी रिक्वायर्ड एस्पेक्ट्स आप जो सोच सकते हो, वो सारे एस्पेक्ट जो हैं वो फुलफिल कर रहे थे। ठीक है मैम, ये वाला पॉइंट हमें क्लियर है। दूसरा पॉइंट क्या कर रहे थे ये, कि दे वेर यूज टू एजुकेट पीपल अबाउट द बर्थ कंट्रोल, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स, वही जो मैंने अभी आपको वर्ड बोला, पोस्ट नेटाल केयर of the mother and child, importance of breastfeeding, equal opportunities for male and female child। मतलब कि सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में भी जो है ये प्रोग्राम्स बताते हैं कि हाउ सेक्स डिटर्मिनेशन इज अ क्राइम, इससे आपको क्या नुकसान हो सकता है। प्लस अगर आप जो है गर्ल चाइल्ड को जो है सरवाइव रख मतलब नहीं मारते हो, या फिर अगर आपकी सिर्फ इकलौती गर्ल चाइल्ड है, या फिर दो सिर्फ बेबी गर्ल ही है, तो उनके लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज चलाई हुई हैं। रिजल्ट इसका ये हुआ कि हमारा जो पॉपुलेशन जो ये था, ये जो सेंसस रेशियो होता है, आपको पता होगा कि मेल और फीमेल का हम 1000 पे निकालते हैं, ठीक है, 1000 मेल्स के ऊपर कितनी फीमेल्स। अभी तक वो हमेशा बहुत सारे जो स्टेट्स की अगर आप देखोगे, तो बहुत सारे स्टेट्स में अभी भी कम है, बट अगर ओवरऑल इंडिया का देखोगे ना, तो मेल्स हमारे पास 1000 मेल्स के ऊपर कितनी 1021 के राउंड फीमेल्स है। मतलब क्या कि ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी उसने क्या किया, सक्सेस अचीव किया। बहुत सारे जैसे जो एजुकेटेड वाले हमारे राज्य हैं, लाइक योर केरला, तमिलनाडु, वहां पे भी जो ये रेशियो है वो काफी हद तक बढ़ा। अगर हम पर्टिकुलर केरला की या उसकी बात लेके चले, तो जहां तक मुझे याद है 1000 के ऊपर 1083 या 84 के लगभग जो है हमारी जो है गर्ल्स की पॉपुलेशन है। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम था उसने वर्क तो किया, ठीक है, सोसाइटी को बिल्डअप तो कर रहे हैं, क्योंकि गर्ल्स का जो बैलेंस है वो सोसाइटी में बन रहा है। बट द प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, हमारी प्रॉब्लम आती है हमारी कि ये जो प्रोग्राम्स थे वो कुछ ज्यादा ही सक्सेसफुल हो गए। ठीक है, दिस वाज अ गुड जो थिंग था, वो ठीक थे, बट जो बाकी जो चीजें थी ना, हमारा जो रिसर्च सॉरी ये चाइल्ड हेल्थ केयर वाला, उसकी वजह से ना अभी एक बहुत ही, अभी हम पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा ये देख लो, नहीं यहीं पे दिया हुआ, ठीक है। इस इन सारे प्रोग्राम्स की वजह से क्या हुआ, क्योंकि क्या हो गया ना कि आपको हर एक चीज की सुविधा मिलने लगी, ठीक है, हर एक चीज आपको प्रोवाइड करवाने लगा गवर्नमेंट। तो हुआ इससे ये कि पॉपुलेशन जो है इंक्रीज करने की जगह क्या हो गई, एक्सप्लोजन हो गया, ब्लास्ट हो गया पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन ब्लास्ट मतलब क्या, एक ह्यूज इंक्रीज जो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। इट इज व्हाट, इट इज अ ह्यूज इंक्रीज, ह्यूज राइज, ठीक है। और वहां पे आते हैं हमारे क्या, सोशल इविल, सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स भी जो थे वो भी फिर बढ़ने लगे। अब वही चीज आ गई हमारी फिर से क्या, कि इन सब के बारे में हम लोगों को एजुकेट कैसे करें, ठीक है, कि जो ये पॉपुलेशन बढ़ी, वो पॉपुलेशन का बढ़ना भी जो है अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो बहुत सारी चीजों से लोगों में क्या रहेगी, कमी आ जाएगी उससे, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, कॉम्पिटिशन ज्यादा हो जाएगा। तो इसको सबसे बेस्ट तरीके से जो सपोर्ट कर सकते हैं वो है कि सेक्स एजुकेशन शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन स्कूल, एंड आई गेस वो सबके स्कूल में जो है प्रॉपरली इंट्रोड्यूस हो भी चुका है। ठीक है, ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स द राइट इंफॉर्मेशन, ठीक है, रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग, सो टू अवॉइड द सेक्स रिलेटेड मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस। ठीक है, फिर है टू गिव प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलेसेंस क्या होता है, रिलेटेड चेंजेस, सेफ हाइजीनिक एंड सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, देन योर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज और एड्स के बारे में भी इन सबको स्कूल में इंट्रोड्यूस करना चाहिए, जैसे कि अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, बट अगर आप हम की अभी की बात करो, तो ये जो चीजें है ना, सेक्स एजुकेशन का एक जो क्लास है वो हमारा 6th क्लास से ही बच्चों में स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ जाओ। तो सॉरी, अब देखो जी कहाँ पे आ गए हम, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल पे। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जितने भी हमारे ये प्रोग्राम्स थे उनका जो था सक्सेस रेट क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, जितना हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे भी ज्यादा सक्सेस रेट मिल गई इन वाले प्रोग्राम्स को। इससे हुआ क्या कि पॉपुलेशन बहुत हो गई,
अब हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट होने लगी, क्या चैलेंजेस आने लगे गवर्नमेंट के पास कि भाई अब उसको कंट्रोल करो। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने अलग प्रोग्राम चलाएगी। अगर अब मैं आपको इस दो स्टेटमेंट का, रुको यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, ये दोनों का ही कॉम्बिनेशन है उन दोनों स्लाइड्स का, कि अगर हम वर्ल्ड की पॉपुलेशन कैलकुलेट करें इन द ईयर 1900, तो इट वाज अराउंड 2 बिलियन, ठीक है। और 2000 में, मतलब कि 100 इयर्स में ही वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना हो गया, 3 गुना इंक्रीज हो गया, 2 बिलियन से वो 6 बिलियन हो गया। अब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या रीजन था, वो हमें डिस्कस करना है इस चैप्टर में। और 2021 की अगर हम माने तो वो जो टारगेट है वो हमारा 8 बिलियन पहुंच चुका है। और अब हम आ जाते हैं किस पे, इंडिया पे। इंडिया का जो पॉपुलेशन था इन द ईयर, मतलब ये 1900 का नहीं, अराउंड 1951 जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है, जहां जब हम लोग का वो आजादी इंडिपेंडेंस हुआ था, ठीक है, उस टाइम पे इंडिया का जो पॉपुलेशन था दैट वाज जस्ट 350 बिलियन। इट वाज नॉट इनफैक्ट वेरी लेस, बट एक ठीक ठीक जो था पॉपुलेशन जो थी। बट फिर भी वही गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज लेके आई जिसकी वजह से क्या हुआ, पॉपुलेशन एक ड्रास्टिक वे में इंक्रीज करी, एक बहुत ज्यादा इंक्रीज की। तो इंडिया की पॉपुलेशन 2000 में ही, मतलब कि विद इन जिसकी सॉरी आगे ही लिखा हुआ है, 2000 में ही, विद इन क्या बोलते हैं 50 इयर्स में ही वो कितनी ज्यादा हो गई, अगर आप देखो तो 3 गुना के लगभग लगभग बढ़ गई, ठीक है, ट्रिपल हो गई इसकी। और अभी की अगर हम बात करें, अभी के सिनेरियो की, तो विद इन 20 इयर्स ये जो है 2023 का डाटा है, इट इज 1.4 बिलियन, ठीक है। अभी भी ये क्या चल रही है, इंक्रीज कर रही है, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ जाओ। अब आ गया वही जो बात मैंने आपको लास्ट अभी जस्ट बोली, कि इंडिया का जो प्रोग्राम चला था दैट वाज टू इंक्रीज द पॉपुलेशन रेट। और इंडिया ने जो एस्टिमेट लगाया था ना, उन्होंने सोचा था कि ये अगर हम लोग एस्टिमेट करें तो लगभग लगभग 2% से कम पॉपुलेशन रेट होना चाहिए। बट हो क्या गया, इसका उल्टा, 2% की जगह वो जो पॉपुलेशन थी बहुत ही ज्यादा रैपिडली इंक्रीज करने लगी। अब इससे मैम हुआ क्या, इससे मतलब देखो पहले तो ये हुआ क्यों, ठीक है, पहले तो यही जो ये हमारा चीज था वो क्यों हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ा दी, लिविंग कंडीशंस को बेटर कर दिया, ठीक है। और इससे क्या हुआ, इससे मैम देयर कॉज दैट कॉजेज अ रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट। जो डेथ रेट था उसका डिक्रीज होने लगा, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो था वो भी डिक्रीज करने लगा, एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो था वो भी डिक्रीज करने लगा। आई होप आपको पता होगा इन दोनों का मतलब क्या होता है, IMR एंड MMR, यू नो दिस, बोलो बोलो। यार मैं कोई वो क्या बोलते हैं सत्यनारायण की कथा थोड़ा सुना रही हूँ तुम्हें, ये पढ़ा है आपने IMR और MMR? नहीं, तो बेटा बोलेगा कौन, बस रट लोगे, वर्ड्स को तोड़ दो। मैटरनल मीन्स मदर, ठीक है, मैटर मॉर्टेलिटी मीन्स डेथ, और रेट मतलब तो रेट, ठीक है। आपको पता होगा कि पहले टाइम पे बहुत सारा, क्योंकि वही हेल्थ फैसिलिटीज इतनी ज्यादा नहीं थी, लिविंग कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं थी, ठीक है, तो जो मदर का जो डेथ रेट था वो उस टाइम पे बहुत हाई था। बट अभी क्योंकि कंडीशंस और फैसिलिटीज बहुत ज्यादा अच्छी हैं, तो ये जो हमारा MMR है वो क्या है, डिक्रीज हो गया है। और दैट इज गुड ऑल्सो, अगर आप एक हेल्दी सोसाइटी की बात करो तो दैट इज गुड ऑल्सो। एंड सेम विद द इन्फेंट ऑल्सो, इन्फेंट मतलब कि जो बेबी है, ठीक है, बेबी का भी जो मोर्टेलिटी रेट था वो भी क्या हो गया है, कम हो गया है। अब इससे हुआ क्या, इससे हुआ ना मैम ये, कि दूसरा देखो, पहला रीजन तो यही हो गया, दूसरा ये रैपिड डिक्लाइज हुआ, और तीसरा रीजन ये था कि जो रिप्रोड्यूसिबल एज ग्रुप के पीपल्स थे, हमारा स्टार्टिंग में चार्ट कैसा चलता था, एक ट्राइंगल फॉर्म में, ये रहा ट्राइंगल हमारा, कैसे था ये, जो चार्ट था वो ऐसे चल रहा था कि यहाँ पे हमारे प्री रिप्रोडक्टिव जो ग्रुप वाला था ऑर्गेनिजम्स का नंबर वो ये था, देन हमारा जो रिप्रोडक्टिव ग्रुप था वो ये था, एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव विच आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस वो इनका ग्रुप ये था, ठीक है। तो दिस वाज फॉर परफेक्ट एक हमारे उसके लिए। बट इंडिया के साथ कहानी क्या हो गई, इंडिया के साथ कहानी हो गई उल्टी, कि प्री रिप्रोडक्टिव तो उसका उतने का उतना ही रहा, बट पोस्ट सॉरी रिप्रोडक्टिव जो एज ग्रुप था वो कहाँ हो गया, वो मैम बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया, ठीक है। तो हम एक, आपको आप लोगों ने, मुझे नहीं पता अभी इकोसिस्टम जो पार्ट है वो कितना अच्छे से पढ़ा है, बट अगर आपने पढ़ा होगा तो ये जो हमारे पिरामिड्स होते हैं ना, इनको हम पिरामिड्स कहते हैं, ठीक है। ये जो पिरामिड्स हमारे होते हैं जो हम ट्रायंगल के फॉर्म में पढ़ते हैं,
वो एक स्टेबलाइज जो है इकोसिस्टम के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, और इनमें अगर चेंज हुआ किसी भी टाइप का तो वो क्या हो जाता है, वो एक जो है किसी एक नेगेटिव इम्पैक्ट की तरफ पहुंच जाता है। हमारे साथ क्या हो रहा है कि प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप का जो जो चार्ट था वो तो वैसा ही रहा, बट रिप्रोडक्टिव जो ग्रुप था वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गया। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब मैम ये कि, और ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव है, ठीक है, कि ये हो गया कि हम लोग ट्राइंगल से कहाँ पे स्विच कर गए, इसको हम पता है क्या बोलते हैं, स्पिंडल। वो देखा है लट्टू तुम लोगों ने, लट्टू ऐसा ही होता है, नीचे और ऊपर साइड में छोटू छोटू मतलब पतला पतला सा होता है, बीच में चौड़ा सा होता है, ठीक है। तो वो जो हमारा ग्राफ था, ये ग्राफ पहुंच गया हमारा रिप्रोडक्टिव वाले में, ठीक है, स्पिंडल शेप हो गया। हमारी जो पॉपुलेशन का कर्व था वो स्पिंडल शेप हो गया। तो इसी वजह से क्या हो गया कि पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन। तो अगर आपसे कोई पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पूछे तो ये तीनों चीजें बना के प्लस ये डायग्राम बना के आप एक्सप्लेन करोगे ना, पूरे नंबर, ठीक है, क्योंकि डायग्राम से आपको पता है बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। अब इससे हुआ क्या बच्चा जी, इससे ये हुआ कि मैम क्या होने लगा, कमी पड़ने लगी। किस चीज की, बेसिक रिक्वायरमेंट्स की, फूड के लिए, शेल्टर के लिए, क्लोथिंग के लिए। और तुम अभी भी खुद से भी अगर आप बैठे होगे तो खुद भी जानते होगे कि आज के टाइम पे फूड ठीक है बहुत ज्यादा अवेलेबल है, बट उसके भी प्राइस कितने बढ़ गए हैं। एक टाइम था व्हेन आई गेस आई वाज इन 2005 की बात है, तुम लोग को 4-5 साल के ही हो गए, मैं उस टाइम थी आई गेस 2005 में 5th क्लास में, ठीक है। तब जो था दूध वगैरह जो हमारे यहाँ पे आता था, दैट वाज 7 या 8 रुपीज का आता था, 8 रुपीज लीटर, ठीक है। बट अभी के टाइम पे कितना है, 50 to 60, ठीक है, इतना ही मिल रहा है। वही आप चाहे इस खाने की बात को ले लो, चाहे शेल्टर ले लो, ठीक है, उस टाइम पे लोग जो थे अफोर्ड कर सकते थे कि वो खान जो घर है वो इजिली घर। प्राची जी कोई बात नहीं, किसी को बताना मत ही। मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ तुमसे। चलो ठीक है, पहले जो लोग थे वो घर जो था इजिली अफोर्ड कर सकते थे, बट अगर अभी आप तो वैसे भी दिल्ली वाले लोग हो, ठीक है, तो दिल्ली में जो घर के प्राइसेस हैं वो तो आपको पता है क्या, आसमान छू रहे हैं जिसे कहते हैं, ठीक है। इनफैक्ट हर जगह का ही वही हाल है। एंड सेम इज द थिंग विद क्लोथिंग, ठीक है, जो क्लोथिंग का तो डिपेंड करता है। मैं देख ही नहीं रही मैसेज अभी किसी के। अरे तो मत बोलो यार। चलो, अब आ गया क्या, कंट्रोल मेजर्स की। अब गवर्नमेंट क्या आ गई, होश में आ गई कि भाई हमें वो प्रोग्राम्स को छोड़ो, पहले हमको अपना पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है कि इतना बढ़ता जा रहा है तो हम क्या करें। तो नाउ गवर्नमेंट हैज started motivating for the smaller families by using the different contraceptive methods. Now जो भी आपको अपनाना है, but you need to plan small family only. और उसका स्लोगन क्या, वही पुराना स्लोगन, हम दो हमारे दो, we two are two। एंड आजकल के कपल्स तो क्या बहुत सारे क्या है, एक 1 चाइल्ड नॉर्म को भी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और ये बात भी होगा कि स्टैट्यूटरी राइजिंग ऑफ मैरिजेबल एज ग्रुप्स, कि हम क्या कर लें, मैरिजेबल एज ग्रुप को ही बढ़ा दें, 18 ईयर्स और 21 ईयर्स गवर्नमेंट ने कर दिया। और अभी अगर ये रिसेंट, ये एक्चुअली रिसेंट की न्यूज है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अभी रिसेंट में ये एक प्रपोजल रिजेक्ट हुआ है, क्योंकि एक कोई वकील थे जिन्होंने प्रपोजल दिया था कि फीमेल्स की एज को भी 21 ईयर्स कर देना चाहिए, बट जज ने उससे रिजेक्ट कर दिया कि नहीं भाई, शादी की उम्र जो है 18 साल ही ठीक है। अब आ गए कि जो हमसे गवर्नमेंट ये कॉन्ट्रासेप्टिव, बिल्कुल सही दीपक जी, ठीक है, यूज करने के लिए बोल रही हैं, उनकी प्रॉपर्टीज कैसी होनी चाहिए। पहले तो वो यूजर फ्रेंडली होने चाहिए, इजिली अवेलेबल होने चाहिए, इफेक्टिव होने चाहिए, रिवर्सिबल होने चाहिए, नो और लीस्ट साइड इफेक्ट, एंड शुड नॉट इंटरफेयर विद द सेक्सुअल ड्राइव, डिजायर और द सेक्सुअल एक्ट, ठीक है। अब आ जाओ जी, एक हम लोग का ये वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है जस्ट 1 सेकेंड में, बट उससे पहले ना ये वाला पार्ट जो था वो मेरे से पता नहीं कहाँ स्लाइड में मिस हो गया। माइट भी आगे हो, बट इस टाइम पे पढ़ाना इज इम्पोर्टेंट, तो हम एमनियोसेंटोसिस को यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। एमनियोसेंटोसिस बेसिकली क्या है ना, एक टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, मतलब जब ये स्टार्ट हुई थी टेक्निक, जब ये डेवलप हुई थी, तो उस टाइम पे क्या था कि ये टेक्निक डेवलप हुई थी टू फाइंड आउट द जेनेटिक डिसऑर्डर्स। कौन कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर्स, लाइक डाउन सिंड्रोम या हीमोफीलिया, जो कि डेवलपिंग फीटस में रिपोर्ट किया जा रहा था उस टाइम पे। तो उसके लिए ये जो है
टेक्निक डेवलप की गई कि हम इस टेक्निक से ये फाइंड आउट करते हैं, बट वही क्या यूज करके, उस पर्टिकुलर फीटस का एमनियोटिक विथ द यूज ऑफ, ठीक है, विद द यूज ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ द फीटस, ठीक है, फीटस जो है उसका फ्लूइड जो है हम लेके उसको डिटेक्ट कर लेते थे, बट क्या होने लगा, इसका मिस यूज ज्यादा होने लगा कि लोगों ने क्या किस चीज में इसको यूज करने लगा, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए इसको यूज करने लगे। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, एक स्टैट्यूटरी बैन लेके आ गए हैं कि नहीं भाई ये टेक्निक जो है अब जो है नहीं चलाई जाएगी, ठीक है। छोटू सी टेक्निक है, ज्यादा बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ जी बिल्कुल सही दीपक जी, उसमें क्रोमोसोमल मटेरियल प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्यों वेदर आपको पता है ना कि अगर हम क्या बोलते हैं जैसे कौन सा बोलते हैं ना, बहुत सारे ऐसे मेथड्स होते हैं जिसमें आपको क्या तो बोलते हैं वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह जो होता है कि सलाइवा से, हेयर से और हमारे सीरम से, इन सब से पता चल जाता है कि वो बंदा या बंदी कौन है करके, ठीक है। तो वो वैसे ही पता चलता है क्योंकि हम लोग डीएनए सीक्वेंस निकाल लेते हैं, वहां तो चलो डीएनए सीक्वेंस है, बट यहाँ पे जो है, यहाँ पे तो हमारा क्या, सिर्फ उसमें देखना है कि आपको जो ये हमारा इसमें जो है वो एक्स क्रोमोसोम्स के हैं या वाई क्रोमोसोम्स के हैं, ठीक है। चलो अब ये रहे हमारे मेथड्स जिनके थ्रू हम लोग जो है कॉन्सेप्ट्स यूज करेंगे। कौन सा है पहला, चलिए दी, पहला मेथड है मैम नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड जिसे हम कहते हैं। यहाँ पे कहानी ये है मैम दैट वी नीड टू अवॉइड द चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। हर एक में यही पार्ट है हमारा कि हमें स्पर्म और ओवम की मीटिंग नहीं होने देनी है। सबसे पहला जो मेथड है इसका दैट इज व्हाट योर नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड। नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड में कौन सा है, सबसे पहला है हमारा पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, दूसरा है क्वाइटस इंटरप्टस, थर्ड इज लैक्टेशनल एमनोरिया, ठीक है। तीनों ही बहुत सिंपल है, एक बार में आपको चीजें जो है समझ में आती जाएंगी। क्या कहानी है, पहली पहली कहानी है मैम हमारी पीरियोडिक एब्सिस्टेंस की। यहाँ पे क्या है, इन दिस what couples used to do, they used to avoid coitus from the day 10 to 17 of the menstrual cycle। अब अगर आपको याद हो तो अभी जस्ट हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही जो था चैप्टर खत्म किया था मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, तीन फेसेस होते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, नहीं मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज एंड ल्यूटियल फेज, ठीक है। तीन फेसेस थे हमारे पास। हमने देखा था कि यहाँ पे जो मेंस्ट्रुअल फेज था उसमें अनफर्टिलाइज्ड ओवम जो है वो हमारा रिमूव हो रहा था थ्रू द मेंस्ट्रुअल ब्लड, ठीक है, अनफर्टिलाइज्ड ओवम जो था दैट वाज रिलीज्ड, ठीक है। बट यहाँ पे जब हम फॉलिकुलर फेज पे पहुंचे थे तो उस टाइम पे क्या था, ओवम का प्रोडक्शन हो रहा था, राइट, याद है। फॉलिकुलर फेज में जाके हमारा जो ओवम था वही टर्शरी फॉलिकल से निकल के बाहर आ जा रहा था, ठीक है। तो वो हमारा ओवम का फॉर्मेशन हो रहा था इस पर्टिकुलर फेज में, ठीक है। एंड ल्यूटियल फेज में आते आते वो फिर से डीजनरेशन की तरफ पहुंच जा रहा था, ठीक है मैम। तो ये आपको ये भी याद होगा कि मेंस्ट्रुअल फेज वाज अबाउट अपना 3 to 5 days, ठीक है, एंड फॉलिकुलर फेज जो था वो हमारा 14 डेज का था। तो यही वो पीरियड है जिस टाइम पे कपल्स क्या करते हैं, दे यूज टू अवॉइड क्वाइटस टू अवॉइड प्रेगनेंसी, ठीक है। दूसरा है क्वाइटस इंटरप्टस या विड्रॉल, withdraw the penis from the vagina just before the ejaculation to avoid insemination, ठीक है। अगेन वही, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर लैक्टेशनल एमनोरिया। अब ये क्या है कहानी मैम, लैक्टेशनल एमनोरिया की कहानी कहाँ पे आती है मैम, मैं आपको समझाती हूँ। हम लोगों ने जो लास्ट चैप्टर एंड किया दैट वाज ऑन पार्चुरेशन, करेक्ट, पार्चुरेशन पे हमने एंड किया। पार्चुरेशन वाज डिलीवरी ऑफ बेबी, शुद्ध लैंग्वेज में डिलीवरी ऑफ बेबी, हाँ जी मैम हमने ये पढ़ा था। अब यहाँ पे जाके हुआ क्या ना, पार्चुरेशन के टाइम के बाद अगर आपको पता हो कि बहुत टाइम के लिए क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है हमारी वो स्टॉप हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है एब्सेंट हो जाती है, ये कह लो, स्टॉप नहीं एब्सेंट कह लो, ठीक है। क्यों होती है एब्सेंट मैम, क्योंकि वो जो टाइम होता है ना दैट इज अ टाइम ऑफ इंटेंस कह लो या वेरी मच या ह्यूज अमाउंट ऑफ लैक्टेशनल पीरियड होता है, लैक्टेशनल पीरियड होता है आफ्टर द पार्चुरेशन, ठीक है। तो उस वजह से जो है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है तो इसका मतलब है ये वाला फेस ही नहीं है। अगर ये फेस नहीं है तो क्या आगे के हमारे फेसेस होंगे उसमें, खुद से सोचो, क्योंकि जब यहाँ पे अनफर्टिलाइज ओवम ही नहीं गया तो क्या फर्टिलाइज ओवम बनेगा, या ऐसा थोड़ी ना होने लगेगा कि ओवम की एक फैक्ट्री बनने लगेगी, ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेस नहीं आ रहा है तो
नहीं मैम, जब पहला ही स्टेप नहीं हो रहा है तो कोई भी स्टेप आगे के नहीं होंगे। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट है, लैक्टेशन, क्योंकि लैक्टेशनल पीरियड, लैक्टेशन जो है वो बहुत ज्यादा है, इंटेंस है, और इसी वजह से क्या होता है कि जो कॉन्सेप्शन के चांसेस हैं, द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी, वो अवॉइड कर सकते, मतलब नहीं होते हैं। और ये जो है दिस इज इफेक्टिव अप टू द 6 मंथ फॉलोइंग द पार्चुरेशन, डिलीवरी ऑफ बेबी के 6 मंथ बाद तक ये रहता है। बट यस, इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बट उनके फेलियर का भी कोई गारंटी नहीं, ठीक है, उनका फेलियर का भी जो चांसेस है दैट इज ऑल्सो वेरी हाई। चलिए जी, आगे कहानी क्या आ जाती है, आगे आ जाते हैं हमारे कौन से बैरियर्स, जो हमारे कौन से आ जाते हैं कि इनका भी काम वही है, टू प्रिवेंट द मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम। ठीक है, अब कौन से मेथड्स हैं, कॉन्डोम्स, डायफ्रागम्स, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉर्ड्स, इनमें से आप कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं एंड फॉर दी टू अवॉइड conception या फिर pregnancy. Now this is made up of rubber or latex sheet. It can be used by males or females. फिर आता है क्या इनकी कहानी कि they are used just before the coitus and they used to prevent the entry of semen into the female reproductive tract. ठीक है, और सबसे जो पॉपुलर है that is your Neros. चलिए जी, आगे बढ़ जाइए मैम। अब ये इतने पॉपुलर क्यों हैं? बिकॉज दे प्रोटेक्ट द यूजर्स फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज एंड स्पेशली, जैसे अभी तो थोड़ा सा एड्स का वो कम हो गया है, बट देयर वाज अ टाइम आई गेस 10 years 10 to 15 years बैक, जब एड्स जो था दैट वाज ऑन द पीक। ठीक है, फिर क्या है, इट इज डिस्पोजेबल एंड कैन बी सेल्फ इंसर्टेड एंड दैट्स व्हाई दे गिव प्राइवेसी टू द यूजर आल्सो। अगला आ जाता है हमारा डायफ्राम, सर्विकल कैप्स एंड वॉर्ड्स। अब ये भी क्या है, दे आर आल्सो मेड अप ऑफ रबर्स but they are just inserted into the female reproductive tract to cover the cervix through the coitus. ठीक है, आगे क्या है, इनका भी कहानी सेम ही है कि they will block the entry, sperm की एंट्री नहीं होगी, they are reusable. Spermicidal creams, jellies, foams are used along with these barriers to increase their contraceptive efficiency, की प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए सारी की सारी चीजें हो जाती है। थर्ड आता है हमारा कौन सा, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। अब इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस की क्या कहानी है कि इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस नीड टू बी इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स और ट्रेन्ड नर्सेस। ठीक है, ट्रेन्ड नर्सेस इन द यूट्रस थ्रू द वजाइना। ठीक है, नाउ व्हाट आर दे गोइंग टू डू, दे इंक्रीजेस द फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, स्पर्म को ही मार देती है सारे के सारे को। तो इससे क्या होता है, दे आर द आइडियल मेथड टू डिले द प्रेगनेंसी और गिव स्पेस टू द टाइमिंग ऑफ द चिल्ड्रन। ठीक है, अब यहाँ पे ये 3 टाइप की हैं हमारे पास, नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग एंड हार्मोन रिलीजिंग। ठीक है, जो सबसे पॉपुलर है दैट इज योर कॉपर रिलीजिंग वाली। चलिए जी, इनको देख लीजिए। नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज क्या है, दे रिटार्ड स्पर्म मोटिलिटी, हाँ जी मैम सारे ही वही करते हैं। ऑल्सो दे हैव स्पर्मिसिडल इफेक्ट, और इनका आपको जो याद करने वाला पार्ट है दैट इज इनके एग्जाम्पल्स, एक एक दिए हुए हैं, यू कैन गो फॉर मोर ऑल्सो। लिपीज लूप जो है नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज है। अगली आती है हमारी कॉपर। ठीक है, इनमें कौन कौन से हैं मैम, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड्स, एंड इनका भी काम वही है कि कॉपर आयन जो इनमें प्रेजेंट होता है वो सप्रेस करता है मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ जाओ मैम। लास्ट क्या है हमारा इनमें, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। अब ये हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज क्या कर रहे हैं, they make the uterus unsuitable for the implantation and the cervix hostile to the sperm. ठीक है, और इसमें कौन से एग्जांपल आपको याद करने हैं, प्रोजेस्टेरोन एंड योर एलएनजी ट्विन। चलिए जी, लास्ट तो नहीं है, चलो ठीक है अभी और हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जो एक अच्छा वाला, वो आते हैं हमारे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में क्या है, मतलब कि हम जो है काम वही कर रहे हैं कि हम प्रेगनेंसी को अवॉइड कर रहे हैं, कॉन्सेप्शन को अवॉइड कर रहे हैं, बट यहाँ पे काम कैसे हो रहा है, विद द यूज ऑफ टैबलेट्स और पिल्स। ठीक है, अब ये जो पिल्स हैं उनमें हमारा क्या है, उनमें मैम हमारा प्रोजेस्टोजेन या फिर प्रोजेस्टोजेन एस्ट्रोजन का ही कॉम्बिनेशन है, अलोन दिस और विद इन कॉम्बिनेशन विद ऑस्ट्रोजन। ठीक है, पिल्स आर टेकन फॉर 21 days स्टार्टिंग विद इन द फर्स्ट 5 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे ही आपकी खत्म हुई उसके बाद से आपने क्या पिल्स लेना स्टार्ट, मतलब पिल्स आप लेना स्टार्ट कर देते हो, एंड आफ्टर अ गैप ऑफ 7 days जब आपका मेंस्ट्रुएशन पीरियड चल रहा है, इट शुड बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिजायर्स टू प्रिवेंट द कॉन्सेप्शन। जब तक जो है फीमेल्स को प्रेगनेंसी नहीं चाहिए उनको ये जो है पैटर्न फिर से फॉलो करना पड़ता है। अगला कहानी क्या है इसका,
कि इसमें हो क्या रहा है मैम, और मेडिसिन से दे इनहिबिट द ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन, वो इम्प्लांटेशन नहीं होने देते हैं। जब इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो फिक्सिंग ही नहीं होगी। ओव्यूलेशन मतलब क्या, ओवम का प्रोडक्शन, नाउ यू ऑल नो दैट, ठीक है। एंड कैसे करते हैं ये, एंड थिकन द सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म, ठीक है मैम। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेसर साइड इफेक्ट्स, बहुत ही कम इनके साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसलिए मोस्ट अगर जो लोग होते हैं वो इसी को प्रेफर भी करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिल है सहेली, ठीक है। एक्चुअली जो ये पिल्स है वो अलग अलग टाइम वाली प्रेजेंट होती हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा 28 1 डेज वाली, ये जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज ऑफ 7 डेज, कि आपको हफ्ते में एक ही बार खानी है, वंस इन अ वीक, ठीक है, वंस इन 7 डेज ही आपको खानी है, ठीक है। और एक जो आप पढ़ते हो वो आपने सुना होगा अनवांटेड 72, जो कि क्या विद इन द 72 आवर्स आपको लेनी होती है आफ्टर द कॉइटस, ठीक है। अब ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव है, आपको पता है कि सारे कॉन्ट्रासेप्टिव हमारे फीमेल्स के लिए ही होते हैं। क्या कह रहे हो बच्चे, एक सेकंड मेरी स्लाइड अटक गई। अब पहले आपका कमेंट करो, क्या कह रहे हो दीपक जी। मैम बैक साइड दिखा दीजिए, ओके जी दीपक जी, बिल्कुल बोल दिया करो भाई, इसके लिए इतना लिखने का क्या जरूरत होता है तुमको, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो ठीक है। चलिए जी, ये वाला भी कहानी खत्म हो गई। अगली आ गई कौन सी, थोड़ी सी वियर्ड और बहुत ज्यादा जो लेस प्रैक्टिस में रहती है, दैट इज इंजेक्टेबल्स। कुछ इस तरीके के इंजेक्शन होते हैं जो कि जो फीमेल्स हैं अगेन, ठीक है, वो अपने स्किन के अंडर में लेती है, स्मूथ जहां पे स्किन होती है, स्पेशली कहाँ पे, जो ये वेस्ट होती है, अपर वेस्ट, सॉरी अपर वेस्ट, वहीं पे ये जो है इंजेक्शन के फॉर्म में कुछ इस तरीके से, अगर आपको थोड़ा सा दिखाई पड़ रहा होगा, कुछ इस तरीके से इम्प्लांट कर लेते हैं, ठीक है, इम्प्लांटेड अंडर द स्किन, एंड देयर मोड ऑफ एक्शन इज सेम लाइक दैट ऑफ पिल्स, बिकॉज वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी मैम प्रोजेस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरोन ऑस्ट्रोजन का ही कॉम्बिनेशन होता है इन इंजेक्शंस के अंदर भी, ठीक है। चलिए जी, आगे कौन सा है हमारा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज योर सर्जिकल मेथड्स, या जिसे हम स्टेरिलाइजेशन भी कहते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, इट हेल्प्स टू ब्लॉक द गैमीट ट्रांसपोर्ट, ये गैमीट ट्रांसपोर्ट को ही ब्लॉक कर देता है। याद है ना, हम लोगों ने गैमीट ट्रांसपोर्ट वगैरह पूरा अच्छे से पढ़ा है। एंड देयर बाय प्रिवेंट्स द कॉन्सेप्शन, एंड इट इज वेरी इफेक्टिव बट रिवर्सिबिलिटी इज पुअर अगेन। यहाँ पे क्या होता है, ये सर्जिकल मेथड्स हैं, मेल्स में इट्स कॉल्ड वेसेक्टोमी, करेक्ट, और फीमेल्स में इट इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी। कौन से पार्ट्स को टाई अप करते हैं ये लोग वेसेक्टोमी में, बोलो बोलो, लास्ट क्लास में पढ़ाया है बेटा, कौन से पार्ट को टाई अप करते हैं, एक को भी नहीं पता तुम लोगों ने, सच में नहीं पढ़ा, किसको प्राची, प्राची फैलोपियन, बिल्कुल सही, फेलोपियन ट्यूब्स फीमेल्स में हम उसको टाई ऑफ कर देते हैं, बिल्कुल सही बच्चा। और वेसेक्टोमी में कहा था ना, ये वास्ट डिफरेंस जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म का, यस मैम, लास्ट स्टेप, ठीक है, तो ये उसी को कर देते हैं, ठीक है। अब ये क्या है हमारा, कि अगर हम बात करें एक शॉर्ट नोट की, तो वेसेक्टोमी इज जनरली व्हाट, इट इज अ स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर इन मेल्स, ठीक है। और अगर हम बात करें कि इसमें होता क्या है, अ स्मॉल पार्ट ऑफ वासा डिफरेंस, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, अ स्मॉल पार्ट ऑफ वासा डिफरेंस इज रिमूव और टाइड अप थ्रू अ स्मॉल इंसिशन ऑन द स्क्रोटम, ठीक है, काट के उसको हटा देते हैं। फिर आता है हमारा क्या, ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में क्या कहानी चल रही थी, फेलोपियन ट्यूब को नियर द एस्थमस, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब, हाँ जी, ठीक है, उसके पास में हम उसको भी कट कर देते हैं। तो ट्यूबेक्टोमी इज नॉर्मली कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर इन द फीमेल्स, ठीक है मैम। In this, a small part of the fallopian tubes is removed and tied up through a small incision in the abdomen or through the vagina, ठीक है। चलिए जी, अब आता है हमारा कौन सा, कि इन सब मेथड का, देखो मैंने आपको जब ये लेक्चर स्टार्ट हुआ उसी टाइम पे एक बात बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दी, कि ये हम लोग जो है जो ये रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ये सारा का सारा जो है अब मैम नॉर्मल नहीं रह गया है। क्यों नॉर्मल नहीं रह गया है, हर एक का लाइफस्टाइल अलग है, इसीलिए हर एक इंडिविजुअल अलग है। अब अगर हर एक इंडिविजुअल अलग है तो उसकी बॉडी पे इन सब का इम्पैक्ट भी जो पड़ेगा वो भी अलग ही होगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि कोई मेथड जो आपने यूज अपनाया है
वो दूसरे वाले को भी सूटेबल हो, माइट भी उसको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, बाय यूजिंग दीज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। नॉजिया जैसे हम कहते हैं, वॉमिटिंग या चक्कर आना, जी मिचलाना, ये सब चीजें। एब्डोमिनल पेन भी कॉज कर सकती हैं, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग कर सकती हैं, इररेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी हो सकती है, एंड ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। ठीक है जी। अब तीन छोटे छोटे टॉपिक पढ़े हैं इस चैप्टर के, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक 4-5 जो है हम लोग क्या कर लेते हैं, वैसे भी 4-5 लोग ही हैं, हम 6 लोग हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस जो मैंने सबको कराई है। सो वी विल बी डूइंग दैट थिंग विथ यू गाइस आल्सो। ठीक है जी। चलो आइए जी, दिख रहा है क्वेश्चन प्रॉपरली? पहले 10 क्वेश्चन इजी इजी वाले करेंगे, थोड़ा सा जल्दी, ठीक है। 10 नहीं, 7 ही करेंगे, उसके बाद हम मैम फर्स्ट का डी। सीधे नीट वाले पे। बिल्कुल सही। सेकंड का मैम सेकंड का ए। आरसीएच की फुल फॉर्म? ए ऑप्शन है। नेक्स्ट बोलो बोलो, कौन सा है इनमें से वेस्ट जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए को इम्प्रूव कर सकता है? एजुकेशन कर सकता है, हाँ जी। अवेयरनेस, हाँ जी। इनकरेजिंग मिथ्स या डिस्करेजिंग मिथ्स? नो मैम। है ना, तो डिस्करेजिंग मिथ्स है। और बैन ऑन अमाइनोसेंटोसिस, तो आंसर बच गया 4। चलो, अमाइनोसेंटोसिस इज द डिटेक्शन ऑफ ए ऑप्शन। chromosomal pattern by taking amniotic fluid। बिल्कुल सही दीपक जी। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following cannot be detected in the developing fetus by the amniocentosis? मैंने आपको बताया था कि एमनियोसेंटोसिस जो है या अमाइनोसेंटोसिस, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करते हैं, वो क्या करता है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स को ही निकालता है, राइट। इसके यस अलावा मैम। हमने एक हीमोफीलिया का भी नाम सुना था, राइट, कि हीमोफीलिया है, और डाउन सिंड्रोम तो हमने सुना ही था। तो इनमें से कौन सा आपको लगता है कि जो है जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है? इतना हार्ड क्वेश्चन है सच में, ठीक है, माना नीट में आया था, बट ये इतना हार्ड है। प्राची, रोशनी, मैम आई थिंक ए ऑप्शन होता है। प्राची आपने कौन सा बोला बच्चे? ए। मार दूंगी तुम लोग को मैं, सबको लाइन से। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम तुमने कभी नाम नहीं सुना जेनेटिक डिसऑर्डर में? टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स, और ये हमारे जो डाउन सिंड्रोम है, ये सारे जेनेटिक डिसऑर्डर है बेटा। तो ये भी है, डाउन सिंड्रोम तो हमने मैम पढ़ाई है, और सेक्स ऑफ द ए फीचर हम ऑप्शन होगा कर ना। लेते हैं। तो इस वजह से क्या कह रहे ए हो दीपक? ऑप्शन। हाँ, जॉइंडिस जो कि एक कॉमन बीमारी है, वो नहीं पता कर सकते आप एमनियोसेंटोसिस से, गंदे लोग। चलो, इंडिकेटर ऑफ इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी आर? मैम सारे? ऑल ऑफ द अबव। चलो, अब आ जाते ए हैं हम ऑप्शन। सीधे सीधे नीट वाले क्वेश्चंस पे। ठीक जी। चलो, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आप यस कर ले जाओगे क्वेश्चंस, ठीक है। चलो जी, कहाँ हमें भागना ही है, 10-5 मिनट का टाइम है अभी हमारे पास। 10 क्वेश्चन कर लेते हैं एटलीस्ट। क्वेश्चन नंबर 90, 91, 96, 97 एंड 98। जब तक ये 5 पहले देखिए फटाफट, मैं तब तक आराम कर लूँ थोड़ी देर। हो गया पहला क्वेश्चन? मैम ए ऑप्शन। दीपक जी, आपको तो मारने का भी राइट है मेरे पास, पुराने स्टूडेंट हो मेरे। उन्होंने पूछा है नॉट अ कॉज। मैम सी। नॉट अ कॉज में देखो, हाँ दीपक, आपको ना पता नहीं आपने ए वाला कैसे ही देख के बोल दिया। जब भी ना पढ़ो तो चारों ऑप्शंस पहले पढ़ो, और फिर ना आप उन पे ज्यादा फोकस करो जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि अंजलि मैम को दीपक से बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो अच्छे नंबर लाएंगे। ए ऑप्शन है ये, ठीक है। दूसरा ऑप्शन में कह रहा है कि अंजलि मैम को दीपक से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि वो अच्छे नंबर लाएंगे। दोनों एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट बोल रही है। और बात हम किसके बारे में कर रहे हैं, दीपक एंड अंजलि के बारे में ही कर रहे हैं, ठीक है। तो वो स्टेटमेंट्स को पकड़ो कि इन दोनों में से ही कोई सही होगा।
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बी और सी जो है कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। ये कह रहा है कि रैपिड इंक्रीज इन एमएमआर एंड आईएमआर। क्या और क्वेश्चन क्या पूछा है? स्टेटमेंट सेलेक्ट द स्टेटमेंट विच इज नॉट अ कॉज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, कि इनमें से पॉपुलेशन ग्रोथ का कौन सा कॉज नहीं था? तो बच्चे बी ही नहीं था। क्या रैपिड इंक्रीज हुआ था? नहीं मैम, रैपिड डिक्रीज हुआ था। ठीक है, समझे कि नहीं? प्राची, दीपक, आज इसको क्या हो गया लड़की को? रोशनी, चलो नेक्स्ट वाला देखिए। मैम दीपक क्लियर हुआ ना? अब ये नॉट जब पूछा है तो रैपिड इंक्रीज नहीं हुआ था मैम, डिक्रीज ही हुआ था। चलो क्वेश्चन नंबर 91, ये तो सही दे दोगे आंसर। मैम डी। प्राची एक बार फिर से पढ़ो, इतनी जल्दी आंसर नहीं दे रहे, नीट के क्वेश्चन है। ठीक है, तुमको लग रहा है बच्चों वाले क्वेश्चन सही है? ध्यान से पढ़ो प्राची, फिर से एक एक को। दीपक भी इस बार सही आंसर चाहिए मुझे आपसे। थैंक यू रोशनी, ये देखो लेके आई लड़की एकदम करेक्ट आंसर। क्यों रोशनी, थर्ड वाला गलत क्यों? थर्ड वाला सही क्यों, मतलब इनकरेक्ट है तो मतलब थर्ड वाला आंसर सही क्यों है? क्या था अल्ट्रासाउंड की जगह? मैम Amniocentesis। एमिनोसाइटस। बिल्कुल सही बच्चा, थैंक यू सो मच। दीपक जी कहाँ हो भाई? प्राची, बाकी दोनों चीजें सही हैं बच्चे, बट अल्ट्रासाउंड नहीं था, एमनियोसेंटोसिस था, और हमने इनकरेक्ट ही निकालना है। चलो 96, क्वेश्चन नंबर 96, करेक्ट वाला बताना है। क्या हो गया दीपक जी, गुस्सा हो गए क्या? मैम डी। ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सही बच्चा। चलो क्वेश्चन नंबर 97, इनकरेक्ट पूछा है अबाउट आईयूडीज। मैम ए। बिल्कुल सही, पहला ही इनकरेक्ट है मैम, क्योंकि दे कैन नॉट बी इंसर्टेड, और अगर आप देखोगे तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट फिर से आ गई हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, थोड़ा सा टाइम लगता है इन क्वेश्चंस को करने में, बट ये क्वेश्चंस करने के बाद आपको ना क्लियरिटी मिलती है, कॉन्फिडेंस मिलता है कि यस यू हैव लर्न समथिंग। ठीक है प्राची, चलो 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 फटाफट करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमें। क्या ये पहली बात ठीक है? आईयूडी वंस इंसर्टेड नीड नॉट टू बी, डी ऑप्शन होगा मैम। ये नहीं मैम, गलत आंसर है ये। जेलीज एंड क्रीम्स इनेबल स्पर्म टू रीच टुवर्ड द ओवम स्पीडली। नहीं मैम, ये मैम जो बात है ठीक है, करेक्ट नहीं नहीं, ये बात ठीक नहीं है। ठीक है, वो क्या बोलते हैं उनको, मोटिलिटी को के साथ साथ उनकी क्या बोलते हैं, मैम मोटिलिटी कम देती है बस उनकी। हाँ ठीक है। दूसरा क्या है, आईयूडीज इंक्रीजेस फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म इन द यूट्रस। हाँ जी बच्चा, बिल्कुल सही बोला आपने। यस मैम। चलो अब आ जाओ जी इस पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द वेसेक्टोमी। गुड दीपक जी, देखो देखो देखो, वेसेक्टोमी में कौन सा था, किस पे बिल्कुल श्योर है कि वो बिल्कुल सही है? इनकरेक्ट पूछा है आपसे। क्या वासा डिफरेंशियस कट एंड टाइड, ये बात सही नहीं है? ये बात बिल्कुल सही है मैम। ठीक है, नो स्पर्म अकर्स इन द सेमिनल फ्लूइड। सेमिनल फ्लूइड तो मैम बिल्कुल अंदर वाला बात हो गया, वहां पे तो हमारा जो स्पर्म था वो था ही। इररिवर्सिबल स्टेरिलिटी है ये, हाँ जी मैम, ये पॉइंट भी हमने वेसेक्टोमी में पढ़ा था कि ये इररिवर्सिबल है। जो हमारा पॉइंट है नहीं है वो ये है कि नो स्पर्म अकर्स इन एपिडिडाइमिस। भैया जी, वासा डिफरेंशिया से जस्ट ऊपर वाला हमारा एपिडिडाइमिस था, याद है? उसके ऊपर वासा डिफरेंशिया था, उसके ऊपर क्या था, रेटेटेस्टिस था, राइट? टेस्टिंग। तो इन सब में तो स्पर्म रहेगा ही ना, कट तो हमने यहां से किया है, करेक्ट? तो जो करेक्ट आंसर है कि नो स्पर्म अकर इन एपिडिडाइमिस, तो इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है कि नहीं भाई, स्पर्म तो एपिडिडाइमिस में रहेगा, उसके आगे ट्रांसपोर्ट नहीं होता है वो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 92, अभी 3 और करने हैं हमने, तुमको भी 10 कराएंगे। जल्दी देखो जी, इतना टाइम है भगवान। डी ऑप्शन होगा मैम। बिल्कुल सही, ठीक है, बोथ है बी एंड सी आर करेक्ट। चलो आगे बढ़ जाओ, कहाँ गए ये 3 क्वेश्चन?
93। व्हाट डू वन थिंग, इसका आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आपका ये है होमवर्क, ठीक है? दिख रहा है ना क्लियरली? अब ले लिया स्क्रीनशॉट आपने? 93, 94, 95। चलिए जी, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। बाय बाय, टेक केयर। आई होप आपको चीजें जो है समझ में आ रही हैं। अगले बार जब हमारी क्लास होगी तो हमारा ये चैप्टर भी जो है खत्म हो जाएगा, एंड वी विल बिगिन विद द जेनेटिक्स इन द नेक्स्ट क्लास।